गोट फार्म इज सच में प्रॉफिटेबल बिजनेस है जहाँ से हम सच में पैसा कमा सकते हैं। मतलब इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा है, मगर अपॉर्चुनिटी को कोई समझ नहीं रहा है। बिकॉज ऑफ इस बिजनेस को अगर स्टार्ट करना है तो आपका माइंडसेट पहला प्रिपेयर चाहिए कि मैं कितना टाइम दे सकता हूँ और मेरे पास कितने पेशेंस है। तो ये 50,000, 10,000, 20,000, 30,000 में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं गोट फार्मिंग के बारे में। बहुत सारे सवाल आ रहे थे हमें कि गोट फार्मिंग शुरू करना है, स्टार्ट करना है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। तो यही सवालों का जवाब देने आए आज हमारे साथ आशीष सर। आशीष सर ने के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँ तो इन्होंने बहुत सारे साहिब गोट फार्म के थ्रू ट्रेनिंग दिया है और इनकी जो जर्नी है आप उनसे अभी सुन पाएंगे। तो नमस्कार आशीष सर, हमारे पॉडकास्ट पे आपका बहुत बहुत दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आशीष सर, बहुत सारे लोग हैं कि वो गोट फार्मिंग में आना चाहते हैं, उनको एक मोटिवेशन चाहिए, उनको एक सपोर्ट चाहिए, और उनमें क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में तो वो स्टार्ट कर रहे हैं मगर पूरा लॉस में जा रहे हैं, तो उनका पूरा डीमोटिवेशन में पूरा उनका फेस जा रहा है। तो हम इसमें गोट फार्मिंग के बारे में तो बोलना ही चाहेंगे, मगर इसमें हम आपकी जर्नी के भी बारे में सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो जर्नी रहेगी वो सुन के हम थोड़ा इंस्पायर हो जाए और हम भी हमारा बिजनेस स्टार्ट करके उसमें ग्रो पाए। तो आशीष सर, फिर से मैं आपका वेलकम करता हूँ और हमें तो आज खुशी हो रही है क्योंकि है जो हम नॉलेज दे रहे लोगों को कि जैसा बिजनेस ग्रोथ करने का, जो भी छोटे मोटे लोग हैं इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये नॉलेज देने में हमें अच्छा लग रहा है और आप खुद यहाँ पर आए तो हमें तो अलग ही खुशी है। तो थैंक यू सो मच सर, वेलकम द माय पॉडकास्ट। एंड आशीष सर, आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी गोट फार्मिंग में कैसे रही। थैंक यू वेरी मच आकाश जी। आज ने आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। बेसिकली गोट फार्मिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे, जिस मकसद से आप यहाँ पे आए, आज का जो ये ट्रेंड है, जैसे हम सोशल मीडिया हो गया या फेसबुक हो गया या यूट्यूब हो गया, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ऐसे बनते जा रहा है इस इंडस्ट्री को लेके। देखो, टू बी ऑनेस्ट, सारी बातें सच बताऊंगा, बिकॉज ऑफ अलग डायरेक्शन में लेके लोगों को लॉस करके कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का मेहनत का कमाई है। और आज का ये जो ट्रेंड है सोशल मीडिया का, तो लोगों का मेजरली ऐसा अप्रोच है इस इंडस्ट्री को देखने का कि मैं तुरंत स्टार्ट कर दूं, सही है, और 6 महीने में 1 साल में मैं करोड़पति बन जाऊँ। बिकॉज आज ये भी सारा पॉडकास्ट आप सब लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ही देखने वाले हो, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा, देख के सारी चीज़ें इस बिजनेस में नहीं होती। बिकॉज ऑफ इस बिजनेस को अगर स्टार्ट करना है तो आपका माइंडसेट पहला प्रिपेयर चाहिए कि मैं कितना टाइम दे सकता हूँ और मेरे पास कितने पेशेंस है। लेकिन मेजरली इसके अपोजिट होता है ये बिजनेस को लेके। और रही बात हमारे जर्नी की, तो बेसिकली हर कोई ये बिजनेस जब करता है, एक तो वो चाहता है कि मेरा ऑलरेडी एक जॉब प्रोफेशन है, बिजनेस है, वॉटएवर, मैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे स्टार्ट कर सके। और ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करने के लिए हर कोई अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोस्पेक्ट से बिजनेस हंट करना स्टार्ट करता है। मेजर फैक्टर जो हम लोगों ने आज तक इस इंडस्ट्री में या इस गोट फार्मिंग जर्नी में हमने फेस किया, बिकॉज ऑफ साहिब गोट फार्म लास्ट 7+ ईयर से अच्छे से एस्टेब्लिश है, और ये 7 साल में हम लोगों ने मल्टीपल लोगों को एजुकेट किया है। तो उसका अकॉर्डिंग टू द डेटा मैं आपको बस एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो लोग अभी तक हमारे सामने आए, 99.99% लोगों का माइंडसेट यहाँ पे है कि मुझे गवर्नमेंट से फंडिंग मिल रही है तो ये बिजनेस में स्टार्ट करो। ये 99.99% अप्रोच है। हाँ, एग्री, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है। गवर्नमेंट किसके लिए सपोर्ट कर रहा है? अगर गवर्नमेंट कोई बिजनेस के लिए फंडिंग या स्टार्टअप के लिए फंडिंग कर रहा है तो गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी भी दे रहा है। तो अगर गवर्नमेंट को हमने टाइम पे अच्छे से रिटर्न, जो फंड लिया हुआ रिटर्न कर पाए, तो डेफिनेटली यहाँ पे हर कोई गोट फार्मिंग वाला सक्सेसफुल हो सकता है, जो गोट फार्मिंग बिजनेस करना चाह रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। विदाउट एनी नॉलेज आप कोई भी चीज़ करो सर। हम लोग जो आज पॉडकास्ट यहाँ पे कर रहे, आपका स्टार्टिंग का
एक फर्स्ट पॉडकास्ट आप खुद रिमाइंड करो वो क्या था और आज क्या है, किस लेवल पे आप। तो उस हिसाब से कोई भी बिजनेस में अगर हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वेरी इंपॉर्टेंट है नॉलेज। आपका मतलब है कहना है सर का कि अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले नॉलेज लेना चाहिए, उसके बारे में स्टडी करना चाहिए, फिर उस वे को आप सही तरीके से पकड़ सकते हो। आई एम राइट सर? यस यस एग्जैक्टली। लेकिन ट्रेंड इसके अपोजिट है, पूरा उल्टा। मैं 10-12 4-5 रील 2-4 घंटे की वीडियो देख लिया, मोटिवेट हो गया, बस मुझे स्टार्ट करना है मुझे स्टार्ट करना है। और यही अगर मैं और एक एग्जांपल दूं कि ईच एंड एवरी बिजनेस यू नीड टू बी अ नॉलेज, और ये नॉलेज आपके पास अगर होगा तो वो बिजनेस हमेशा सक्सेसफुल होगा। yes. अगर ऐसा नहीं कि बिजनेस में कभी फेलियर नहीं है, हमेशा फेलियर है, अप एंड डाउन बिजनेस में आते हैं, तो चलते रहते लेकिन ट्रेंड इसके अपोजिट ये है। अगर मैं गूगल का भी डेटा आज के डेट में बताऊँ आपको, गवर्नमेंट में जहां जहां फंडिंग किया है, अगर लेट्स कंसिडर, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक ये चीज बताऊं, लेट्स कंसिडर गवर्नमेंट में 100 लोगों को गोट फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए फंड दिया है, वॉट एवर 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ तक अच्छे अच्छे सब्सिडीज, गवर्नमेंट के लोन्स स्कीम्स, अलग अलग डिपार्टमेंट से वो फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? इसके तो पीछे एक मेन रीजन है, अगर वो लोग पैसा दे रहे तो आपको बिजनेस सक्सेसफुल करना। लेकिन जिन लोगों ने ये फंड लिया, मैं डेटा बता रहा हूँ, आउट ऑफ द 170 फार्म्स यहाँ पे आज के डेट में बंद हो रहे हैं। क्योंकि मेजर फैक्टर्स है यहाँ पे। इट्स लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए या कोई भी कंपनी बनाना है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कितने डिपार्टमेंट होते हैं ईच एंड एवरी कंपनी में? आपके हिसाब से आप मुझे बताओ कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं अगर कोई भी कंपनी मुझे स्टार्ट करना है? तो सेल्स रहेगा, मार्केटिंग रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग आ गया अभी। अंडरस्टूड। अभी कंपनी बनाने के लिए हम ये सब प्लान कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सबसे पहले अगर कोई कंपनी बनानी है तो अपने को जाके रजिस्ट्रेशन करना है, हाँ, उसके बाद बैंक अकाउंट फॉर्मेशन करना है, हाँ, एमसीए में रजिस्टर करना है, गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके कंपनी बनानी है, पूरे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करने के बाद फिर कंपनी खड़ी हो जाएगी। राइट। हाँ, सेम चीज गोट फार्मिंग में भी है। हाँ, अगर मैं गोट फार्मिंग स्टार्ट करूँ, ऐसे नहीं मैं आज उठा, मैंने सोचा, कल जाया मार्केट से बकरियां लाया और स्टार्ट कर दिया। और मेजरली और एक बात बताना चाहूंगा, मेजरली इस बिजनेस में लोगों का माइंडसेट ये है कि मैं 100 गोट्स ले आऊं, मैं 100 गोट्स के ईच एंड एवरी 6 मंथ 9 मंथ साइकिल में 2-2 किड्स पाऊं और मैं उसको सेल आउट कर दूं। इट्स नॉट ईजी। मैं नेगेटिव नहीं करना चाहता आपके ऑडियंस को, बिकॉज ऑफ वो लोग उनका टाइम इन्वेस्ट करेंगे, मनी इन्वेस्ट करेंगे, उनका पूरा जो भी इस बिजनेस को देखने का नजरिया है, मैं और शार्प करना चाह रहा हूँ ताकि ये नॉलेज को लेके वो जब भी फार्म स्टार्ट करे एक एस्टेब्लिश फार्म स्टार्ट कर पाए। तो आशीष सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनका प्रॉब्लम यही है कि विदाउट नॉलेज वो स्टार्ट कर देते हैं, फिर बाद में वो लॉस में चले जाते हैं, जैसे आप कह रहे हो, एग्जैक्टली वही पॉइंट है। तो उनकी जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वो कहाँ से होनी चाहिए? देखो, इट्स डिपेंड। लाइक हम लोग जब आफ्टर 10th एजुकेशन या पास आउट होते हैं 10th के बाद, हाँ, हम डिसाइड करते हैं ना, मुझे एमबीए करना है, मुझे कॉमर्स करना है, मुझे साइंस करना है, ये डिसाइड करते हैं ना फील्ड में जाने तो इस बिजनेस में भी वैसा है। मैं रिलेट इसके लिए हर टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आपका ऑडियंस इस बात को समझ सके कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं और हमें क्या लेके जाना है इस पॉडकास्ट के माध्यम से। एग्जैक्टली। तो जो इस बिजनेस करना चाहता है ना, इस बिजनेस में 3 सेगमेंट है। देखो, इट्स लाइक फर्स्ट सेगमेंट है ब्रीडिंग। हाँ, ब्रीडिंग इन द सेंस आपको मार्केट से फीमेल लानी है, अच्छी कौन सी है वो भी सोचना है पहले। हाँ, अच्छी तो बहुत है, नॉलेज आपको चाहिए। हाँ, ये अच्छी फीमेल कैसे ब्रीड चूज करेंगे ब्रीडिंग सेटअप के लिए। उसके बाद है कटिंग। हाँ, कटिंग इन द सेंस जो अपने आसपास में मीट शॉप्स होते हैं, हाँ, लोकल मार्केट्स में जो कट करके बकरा, हाँ, मिलता है और मीट के हिसाब से हमें उसका आरओआई या रिटर्न आता है। एग्जैक्टली। और थर्ड है ईद, जिसको कुर्बानी कहते हैं इस इंडस्ट्री में। ये 3 सेगमेंट है इस गोट फार्मिंग में। तो ये 3 सेगमेंट में से आप कौन सा चूज करना चाहते हो और उसमें आप बिजनेस कर सकते हो? यस, ये पहला मेजर इंपॉर्टेंट सोचना चाहिए, मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिकॉज ऑफ अगर आप ब्रीडिंग साइकिल में जाओगे, मतलब वहां पे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, मीटिंग बढ़ेगा, क्रॉसिंग होगा, या वहां पे प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका। बराबर। तो लेट्स कंसिडर, अगर प्रोडक्शन बढ़ना है तो आपको जो उसका साइकिल है, प्रोडक्शन का साइकिल है या ब्रीडिंग का साइकिल है, ये समझना और उसका मैनेजमेंट
उसके ऊपर फोकस करना होगा। बिकॉज ऑफ Okay. 3 सेगमेंट मैंने कहा, एक है मीट जो कटिंग होता है, कटिंग होता है, दूसरा है ब्रीडिंग और तीसरा है कुर्बानी। कुर्बानी। हम तीनों सेगमेंट में काम कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द साहिब गोट फार्म जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, और टू बी ऑनेस्ट जैसे अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी रहेंगे, ऐसे वीडियो देख के बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट देख के या वीडियोस देख के फार्म स्टार्ट भी किया होगा, बकरे लाए भी होंगे, उनमें से भी हम एक ही थे पहले। लेकिन जो अभी एक्सपीरियंस, रियलिटी, प्रैक्टिकल और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना फार्म पे प्रैक्टिकली, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस और बहुत ज़्यादा सक्सेस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। क्योंकि मैं ऐसे 10 वीडियो देख लूँ सर आज, तो उससे मोटिवेशन लेके कुछ फायदा नहीं है। 10-15 उसका मिनट एक knowledge दिन, 24 घंटा, 48 आवर्स, लेकिन रियलिटी प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, तो इसके लिए सबसे पहला ब्रीड चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री। एंड सेकेंड वन, आपको कौन से सेगमेंट में काम करना है। हाँ, तो जितने भी सारे लोग हैं यहाँ पे कमेंट में डाल सकते हैं आप सब लोग कि कौन से सेगमेंट में आप लोग काम करना चाहते हो, उस हिसाब से हम नेक्स्ट वाला पॉडकास्ट उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे शूट करेंगे। और आई होप आप सब लोग इस पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे हो, और जो नॉलेज दिया है इससे आप सक्सेसफुली एक गोट फार्मिंग स्टार्टअप कर सकते हो। आपका जो भी सवाल था कि हम बिजनेस तो स्टार्ट कर रहे हैं मगर लॉस क्यों हो रहा है, आज मुझे सच में पता चला सर कि ब्रीड सिलेक्शन और आपके वे क्लियर होना चाहिए। आप कौन से रास्ते पे जाना चाहते हो। अगर आप कुर्बानी के रास्ते पे जाना चाहते हो, या जैसे आपने क्या कटिंग के इसमें जाना चाहते हो, या आप ब्रीडिंग के हिसाब से जाना चाहते हो, अगर ये रास्ता आपका क्लियर है तो आप सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हो। हमेशा क्या करते हैं हम सारा इकट्ठा ला लेते हैं और उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर वहां पे होता है कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। राइट, कंफ्यूजन के होने से हम फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं और बिजनेस लॉसेस में चला जाता है। तो थैंक यू सर, क्योंकि इतना अच्छा नॉलेज दिया इस पॉइंट पे। और मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सर, ये तो होगा स्टार्टिंग का, इसका नॉलेज हमारे जो व्यूअर्स है उनको तो एक नॉलेज आ ही गया है कि रास्ते अगर क्लियर हो सकेंगे तो फिर अपना बिजनेस सक्सेसफुल है। जैसे लोग गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं सर, तो उनका सेट कैसा होना चाहिए, उनका सेटअप कैसा होना चाहिए, उनका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे। अभी ये डिपेंड होता है। देखो लेट्स कंसीडर, अभी मैं कटिंग का माल लाऊंगा या मुझे उस बकरे को काट के, एग्जांपल हम एक ही वे लेते हैं, कटिंग का माल का ले रहे हैं हम, उसका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए बेसिकली क्या होता है ना कटिंग मार्केट में, कि मेजरली बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और मेजरली और एक बात यहाँ पे है कि लेट्स कंसिडर गवर्नमेंट के पास से अपने को 1 करोड़ 2 करोड़ वॉट एवर 50 लाख 50 लाख फंडिंग आया, यहाँ पे 95% लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में या शेड में इन्वेस्ट करते हैं कि मेरा शेड बहुत हाईटेक होना चाहिए, मेरा शेड इतना एडवांस लेवल का होना चाहिए ताकि मुझे यहाँ पे बाद में कुछ काम करना ना पड़े। और जो फंडिंग गवर्नमेंट में किया है या वॉट एवर फंडिंग गवर्नमेंट से लोन या जो भी अमाउंट खुद से लोग इन्वेस्ट किया है, उसका ऑलमोस्ट 50 to 75% लोग शेड में इन्वेस्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी मिस्टेक है इस इंडस्ट्री की या इस बिजनेस की, क्योंकि जोश है सर, मुझे नया धंधा स्टार्ट करना है, मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, टपाटप डिसीजन ले लेते हैं, टपाटप पैसे, और ये माइंडसेट हर किसी लोगों का होता है। और जब एक्चुअल में शेड बनता है तो उसको बाहर से गुड्स लाने के लिए या बकरियां फीमेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का जो भी खर्चा रहेगा, परचेस करने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचते। तो उस टाइम सीन क्या होता है कि अभी मेरे पास तो 50 लाख था, मैंने 30 लाख शेड में, किसमें शेड अपने को पैसा देने वाला है क्या? नहीं, पैसा कौन देने वाला है? बकरी, बराबर ना। तो ऑलमोस्ट अगर मैं कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही अबो 75% कॉस्टिंग जा रहा है या 50% कॉस्टिंग जा रहा है, तो ये लॉन्ग रन के लिए आपको जरूर वसूल होगा जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो। लेकिन अगर आपने अच्छी क्वालिटी की ब्रीड, अच्छी नस्ल, अच्छा सेटअप आपने इन्वेस्ट किया ब्रीड लाने में या बकरियां लाने में या बकरे लाने, वॉट एवर इट इज, जो आपका प्लान रहेगा, आपके अकॉर्डिंग जो भी नॉलेज ले रहे हो, मार्केट में बहुत सारे ओपन सोर्सेस है सर। तो उस हिसाब से मैं ऐसे कहूंगा, अगर मान के चलो आपके पास 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है या इस बिजनेस में 1 करोड़ का लोन लेके आना चाह रहे हो आप, ऑलमोस्ट 80% आप एक्सपेंस करो बाहर से बकरियां परचेस करने में, बकरे परचेस करने में, और 20% आप शेड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करो। शेड में मेजरली
अगर 2 से 3 पैरामीटर में बताऊंगा आपको, नहीं तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, और पर्टिकुलरली हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे सर। ठीक है सर, एज वी क्योंकि डिसाइड, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको सारी जानकारी ही चाहिए कि ए से जेड तक हमें पूरा डिटेल चाहिए, क्योंकि आप तो 7-8 साल से कर रहे हैं सर, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो अगर हमारे व्यूवर्स को मिलेगा तो वही जानकारी आगे जाके बड़ी हो जाएगी। डेफिनेटली इस पॉडकास्ट का विजन है, मैं आपके हाँ। माध्यम से लोगों के पास पहुंच रहे हैं हम लोग, एग्जैक्टली सर। और बहुत खुशी हो रही है हमें भी, क्योंकि ये जो नॉलेज है ना, जो प्रैक्टिकल इंसान दे सकता है ना, वो बात करने वाले आपको बहुत मिलेंगे सर बात मार्केट करने, में। मोटिवेट करने वाले तो बहुत मिल तो जाएंगे लेकिन सर। उसका रिजल्ट एज सच वो 24 घंटा 48 आवर्स, और रियलिटी में कुछ नहीं है, नथिंग इज हैपन बिकॉज ऑफ हम लोग वो ये सुनने में अच्छा लगेगा मगर प्रैक्टिकल में अच्छा हाँ, नहीं है। क्योंकि कुछ कमेंट्स भी आएंगे यहाँ पे, आई एग्री, लेकिन वही लोग कनेक्ट हो जाएंगे जो सच में ये बिजनेस सक्सेसफुल करना चाहते हैं। अच्छा रहेगा अपने लिए भी, और हम टू बी ऑनेस्ट ये सारी बातें ट्रांसपेरेंट बताएंगे, ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई भी एक एंटरप्रेन्योर, देखो सर पैसे सबको कमाने हैं, बराबर, बिजनेस सबको करना है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम सबको चाहिए, चाहिए। अगर वो उसका हार्ड अर्न मनी कोई नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है या फंडिंग ले रहा है गवर्नमेंट से, तो वो सक्सेसफुल होना हमारा मकसद है, इस पॉडकास्ट का मकसद है। बराबर सर। तो शेड के ऊपर हमने डिस्कशन किया कि ऑलमोस्ट वॉट एवर अमाउंट यू विल बी स्टार्ट, लाख से करो, 10 लाख से करो। और एक बात बताना चाहूंगा सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ठीक है सर। और एक बात बताना चाहूंगा, ये ऐसा बिजनेस है, शायद अगर आपको एक चाय टपरी खोलनी है सर, कितना पैसा लगता है आज? 1 लाख। तो ये 50,000, 10,000, 20,000, 30,000 में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है। आज की डेट में मुझे कौन सा बिजनेस है ऐसा बताओ कि जो बिजनेस 20,000, 25,000, 30,000 से स्टार्ट होता है, और वो बड़े स्केल पे उस बिजनेस का डिमांड है। डिमांड इन द सेंस पूरी दुनिया डिमांड सप्लाई का खेल है, बराबर, जो भी सारी चीजें चल रही है डिमांड सप्लाई पे, सही है। तो उस हिसाब से मैं अगर आपको एक सवाल पूछूं, रिलेट करेंगे लोग इस बात को, बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे। पॉपुलेशन क्या है इंडिया का? 100 करोड़ के अक्रॉस, ऊपर, बराबर। लेकिन मेजरली ये गोट का कैलकुलेशन देखें ना पूरे इंडिया का, जैसे आपने लोगों का निकाला ना, तो आज की डेट में इंडिया में जितने भी सारे पूरे गोट्स है ना, उसका डेटा आप गूगल करना, सेम टाइम 14 करोड़। मतलब अगर 100 करोड़ लोग यहाँ पे है तो 14 करोड़ गोट है, मतलब कितना एक्सपोजर है इसको। और एक एग्जांपल रिलेट करेंगे हम लोग, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है वॉर और ये सारी चीजें, गोल्ड का भाव क्या है, फिजिकल गोल्ड जो हम पहनते हैं उसका रेट क्या है आज? 1.5 लाख, 1.5 लाख, बराबर ना। अगर 1.5 लाख रुपए का सोना है, कितना, 1 तोला, हाँ बराबर ना, बराबर है। तो आप इस तरह से इसको कंपेयर कीजिए, लास्ट 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 400 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 100 रुपये से मटन मिलता था, आज का क्या है? 1000। मतलब एवरी टाइम ये गोल्ड जैसा मार्केट या बढ़ ही रहा है, या गोल्ड जैसा इसका प्राइस बढ़ ही रहा है। अगेन एक एग्जांपल देते हैं, क्योंकि इस बिजनेस को बहुत सारे फार्मर्स या बहुत सारे शेतकरी हम कहते हैं, जो इस बिजनेस को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम लेके चलते हैं, बराबर। एग्जांपल, अगेन वन मोर एग्जांपल, कि हम लोग गन्ना लगाते, गन्ना, क्या टन गन्ने का जो खेती है, टन का भाव गन्ने का क्या आता है? उसका 3200, आई थिंक 3500 पर टन, पर टन, वो ले सकते हैं। अभी 1000 से पर टन का गोट का कैलकुलेशन करना कितना होता है? 1000 इज इक्वल टू 1 टन। कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग बता पाएंगे इस बात को। तो इतना एक्सपोजर है, मेरा कहने का मतलब है इस बिजनेस को बहुत ज्यादा डिमांड है और प्रोडक्शन बहुत कम है कंपेयर टू द इंडिया। तो उस हिसाब से हम लोगों को इसको सेग्रीगेट करना आना चाहिए, इसको समझना चाहिए और उसके बाद एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना बहुत इजी होता है, मतलब इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत ज्यादा है, मगर अपॉर्चुनिटी को कोई समझ नहीं रहा है। एग्जैक्टली। सब्सिडी तो मिल रही है मगर उसका यूज सही तरीके से नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली। तो हम सब्सिडी के बारे में तो आपने बताई है कि उसका यूज कैसा करना चाहिए,
वहाँ पे कैसा कैसा इन्वेस्टमेंट कैसा करना चाहिए, कैसे कैसे पैरामीटर्स में कितना पैसा लगाना चाहिए, कौन से इसमें Exactly. कितना पैसा लगाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो सर ये तो हो गया मैनेजमेंट का। अभी हम महाराष्ट्र में से बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में कौन सी बिड पाई जाती है? मतलब महाराष्ट्र में ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत सारे नाम है, मैं मेजरली जो ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग है जो महाराष्ट्र के मार्केट में डिमांड है, डिमांड है भाई। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गोट्स का अगर नाम लेंगे हम तो मेजरली बहुत सारे लोगों के आंखों के सामने एक ही बकरी आती है। आपके आंखों के सामने कौन से कलर की बकरी आ रही है? कलर पूछ रहा हूँ, कलर पूछ रहा हूँ। रेड जो मेजरली हम लोग जो महाराष्ट्र एरिया में देखते हैं, जिसको उस्मानाबादी, संगमनेरी, जिसका मीट या मेजरली वो बकरी हम ब्लैक, पूरा ब्लैक शेड में दिखती है। हाँ। अभी और एक इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर ब्रीड सिलेक्शन करना है ना, मैंने पहले 3 सेगमेंट बताए, अभी इसके ऊपर ही आगे की सारी कहानी स्टार्ट होती है। लेट्स कंसीडर हम जाते हैं कुर्बानी में या हम जाते हैं ब्रीडिंग पे। हाँ, ओके, ब्रीडिंग सिलेक्शन पे हम बात करेंगे। हाँ, ब्रीडिंग सिलेक्शन पे अगर हम बात करेंगे तो हमारा मेजरली रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होने वाला है? किड से। मार्केट में किड कौन से जाने वाले? जो भी वॉट एवर लोकल मार्केट में बेचते उस तरह से वो किड जिनका डिमांड है वही। हाँ, तो अगर हम ब्रीडिंग साइकिल पे बात करेंगे तो ब्रीडिंग साइकिल पे अगर मुझे ब्रीडिंग साइकिल पे काम करना है और मुझे वो जो किड बॉर्न हो रहा है, वॉट एवर साइकिल 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, वॉट एवर जो भी ब्रीडिंग साइकिल है, उसके बाद उस बच्चे को मुझे बेचना किधर? मैं लोकल मार्केट में जाऊं या मैं कटिंग मार्केट में जाऊं? क्योंकि अपना टारगेट क्या है, वहां से पैसे किधर बनने वाले अपने को? बराबर है, बच्चा बेचूंगा तभी पैसे है ना। हाँ, बराबर है। अगर मैं कटिंग मार्केट में जाऊंगा उस बच्चे को लेके, तो क्या लगता है आपको मुझे उसका भाव मिलेगा? नहीं। अगर मटन काट के 1000 रुपए है तो कटिंग का कितना ही पैसा देगा अपने को? 3-4-5 हजार ज्यादा से ज्यादा, बराबर। 50% इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर 1000 रुपए मटन का भाव है तो जो भी किड है वो मुझे, अगर 1000 रुपए किलो का भाव है तो 400-500 से अपने से लेगा और वो 1000 बनाएगा। बराबर, लॉजिक है, साइकोलॉजी। उसको भी पैसे बनाने हैं, बराबर ना? हमसे लेगा तो होलसेल काटेगा, लेगा। वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट मैं इस पॉडकास्ट में बताना चाहूंगा, जो भी माल कट होता है ना, उसका 60 to 60% ही मीट निकलता है। हाँ, मतलब मैंने 30 किलो का अगर बकरा काटा तो उसका 20 kg तो 15 12 से 15 किलो के आसपास उसका एक्चुअल में मीट निकलेगा। और उस मीट का भाव क्या होगा? 1000 रुपए केजी, या मेट्रो सिटी में 950 है, वॉट एवर, अलग अलग जगह 950, 1000 रुपए। तो 12 किलो का अगर 15 किलो का मटन बनता है, देखो मैं एक्चुअली इन डिटेल बात कर रहा हूँ। अगर 15 किलो का मीट बनता है, 1000 × 15 कितना हुआ? 15,000। ये कौन कमा रहा है? जो कटिंग काटने वाला। लेकिन एक्चुअली रियलिटी में जब आप आपके गोट से एक छोटा बच्चा किड बेचते हो ना, कटिंग मार्केट में या लोकल मार्केट में, मैक्सिमम आपको 10-12 हजार रुपए वो देते। मतलब आप बच्चा पैदा किए, उसको फीड मैनेजमेंट किया, उसको मेडिकल मैनेजमेंट किया, उसको वैक्सीनेशन किया, उसको सारे मॉर्टेलिटी से आपने बचाया, उसको 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना आपने फीड पे, मेडिकल पे और आपके टाइम को लेके उसको इन्वेस्ट किया, और 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद उसको बेचा। बेचने के टाइम आपको कीमत कितनी आई? 10-12 हजार। सामने वालों ने कमाया कितने? 15 हजार। समझ में आ रहा है? ये मैं इन डिटेल कैलकुलेशन। हाँ, तो अगर ये कैलकुलेशन समझ में आया तो हम बिजनेस बना सकते हैं। यस, डेफिनेटली बना सकते हैं। और अगेन मैं आता हूँ, सेगमेंट में कौन से जाओगे उसके ऊपर सारी ये चीज़ें क्लियर होगी, और उस हिसाब से ही आप आपके फार्म को ड्राइव कर सकते हो। सर, आपने बताया कि इसमें मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। सेलिंग का मैनेजमेंट चाहिए, परचेस का नॉलेज चाहिए। अगर आप मार्केट में बेचो तो उसका भी आपको एक मैनेजमेंट लेवल का नॉलेज चाहिए। तो सर, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने बताया है वो तो नॉलेज
तो हमारे व्यूवर्स को चाहिए ही था। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा सा एक मोटिवेशन वीडियो देख लूँ, बिजनेस स्टार्ट कर दूँ और कल करोड़पति बन जाऊँ। हर एक का सपना होता है सर करोड़पति बनने का, मगर वो इतना इजी भी नहीं होता है। नहीं, डेफिनेटली देखो आकाश जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको। हाँ। सपने सभी के बड़े होते हैं, लेकिन राइट डायरेक्शन पे चले तभी वो सच तभी होते हैं। वो सक्सेस होते हैं। तो जिस तरह से ये इंडस्ट्री एक्सप्लोर करना चाहिए लोगों ने, उतना एजुकेशन और उतना अवेयरनेस गवर्नमेंट ने तो बहुत कोशिश किया सर। हाँ, बहुत कोशिश किया। गवर्नमेंट फंड कर रहा है, गवर्नमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम ले रहा है, कंडक्ट कर रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है अबाउट द फार्मिंग। हाँ, तो उस हिसाब से अगर इस बिजनेस को या इस इंडस्ट्री को अगर उस तरह से थोड़ा सा एक्सपोजर मिले तो इस ग्रोथ हो business- सकता है। हाँ, और ये मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये पूरा जो गेम है ये है डिमांड एंड सप्लाई। मतलब मैंने एग्जांपल दिया आपको, हाँ। 100 करोड़ के सामने 14 करोड़ के बकरे हैं। बराबर। आप ही मुझे बताइए, हफ्ते में कितनी बार आप मीट लाते घर? 2 से 3 बार। कितनी आबादी है? मतलब हर महीने कितना सेल है? जो इस इंडस्ट्री का एक रूल बताना चाहूंगा, जो बकरा कटेगा तभी पैसा मिलेगा। मतलब जब आप कितना भी बड़ा बकरा कर लो सर, बराबर। आज के डेट में अगर रूरल एरियाज में जाए, महाराष्ट्र के कुछ रूरल पार्ट्स हाँ। में जाए, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि वो लोग इस बात से अवेयर ही नहीं है एक ऐसा भी इंडस्ट्री है। इंडिया के बहुत सारे रूरल एरियाज में जाओ, मेजरली बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाह रहे, लेकिन विदाउट द लैक ऑफ नॉलेज एंड द अवेयरनेस वो लोग इस कम्युनिटी को या इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे, क्योंकि कनेक्शन नहीं है। देखो अभी वॉट एवर न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे मिल जाता है ना। आपको अबाउट द गुड फार्म बहुत सारी स्टोरीज मिलेगी जो बंद हुई है। बंद होने का कारण ही है सर कि लैक ऑफ द नॉलेज, और विदाउट नॉलेज स्टार्ट किया हुआ बिजनेस आफ्टर फ्यू मंथ्स फ्यू डेज क्लोज ही करना पड़ता है। अभी आते हैं आपके सेकंड पॉइंट पे, जो आपने अबाउट द फीड मैनेजमेंट, राइट? एग्जैक्टली। फीड मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस इंडस्ट्री में, गोट फार्मिंग में। फीड मैनेजमेंट एक ऐसी सक्सेस की है इस बिजनेस की, आपका मेजरली 80% कॉस्टिंग बचा सकता है अगर आप रूरल एरिया में हैं, अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो। आपका मेट्रो सिटी में कोई फार्म नहीं है, आपके पास और एक्सेसिबल लैंड है जहाँ पे आप फार्मिंग करोगे, और मेजरली आपका फीडिंग का या परचेस का, जो बकरे खाते हैं वो परचेस का 80 to 90% कॉस्ट वो सेव कर सकता है। ये कैसे? देखो आई होप आपके चैनल पे सब सारे फार्मर्स ही है, उस हिसाब से तो वो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आपको कि अगर आपका आफ्टर 6 मंथ प्लान है गोट फार्म स्टार्ट करने का ना, तो आज आप फीड लगाइए। फीड में क्या आता है, बट ऑब्वियस यहाँ पे फीड में इम्पोर्टेंट ये बात भी है कि फीड 3 टाइप्स के होने बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो हम लोग अपना डाइट देखो किस तरह से, हर रोज एक चीज खाते हैं क्या हम लोग? नहीं, अलग अलग डिफरेंट चीज रोज डाइट में होता है। बराबर ना? तो उस हिसाब से डाइट मैनेजमेंट भी होना और फीड मैनेजमेंट भी होना, क्योंकि एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा एनिमल है, बात नहीं करेगा। हम खुद समझेंगे तो उसको फॉलो कर पाएंगे। यस, क्योंकि देखो अगर आपके घर वालों ने 10 बार आपको एक ही डिश 10 दिन सामने ला के दी तो आप क्या करोगे? नहीं, अवॉइड करूंगा मैं इसको। पूरा डाइट ही पूरा खाना कम हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, खाना कम हो जाएगा। आप बात कर पा रहे हो, बकरी या गोट्स या ये जानवर बात नहीं कर पाएंगे। और मैं एक ही बात कहूँगा, अपने को इनका ह्यूमैनिटी प्लस उनका बॉडी प्लस उनका साइकोलॉजी समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बकरी जाके कोने में खड़ी रह रही है, क्या मतलब है उसका? क्योंकि वो खा नहीं पा रही है, उसके बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है, समझ रहे? और बकरी या गोट्स एक ऐसी एनिमल है इस यूनिवर्स पे, जितना भी डालो खाएंगे वो लोग, कभी ना नहीं कहते। और खा के आफ्टर पूरा साइड में आके चिल बैठ के वो लोग डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते। पहला खा लेते जितना जाता है उतना, और उसके बाद उनका डाइजेशन स्टार्ट होता है।
तो बेसिकली फीड मैनेजमेंट में अगर बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहला, अगर आपके पास ओपन लैंड है जहाँ पे आप फार्मिंग कर हाँ। सकते हो, नेपियर हो गया, मक्का हो गया, मेथी घास हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जो आप आपके फार्मिंग में लगा सकते हो। और तो उसका 3 महीने का, 6 महीने का, 160 डेज का साइकिल है इन सारे क्रॉप्स का, जो जिस और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है ड्राई पाउडर। मैंने अभी आपको हाँ। ग्रीन पाउडर बताया, जहाँ पे ड्राई- और एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, ये शायद आपको रिकलेक्ट हो रहा होगा कि 3 सेगमेंट थे, ब्रीडिंग, कटिंग, कटिंग, कुर्बानी, ये तीन सेगमेंट थे। लेट्स कंसिडर मैं अभी कुर्बानी पे आता हूँ और मैं बार बार ग्रीन पाउडर ही डाल रहा हूँ। अभी वहां पे क्या होता है, ग्रीन पाउडर जो भी वो खा रहा है ना, उसका डाइजेशन सही रखने में, या क्योंकि ग्रीन पाउडर से उनके पेट में लिक्विड जमा होता है, हाँ। लिक्विड जमा हुआ, वेट से भी ग्रीन पाउडर से आपको उतना वेट गेन नहीं मिलेगा जितना ड्राई पाउडर से मिलेगा। हाँ। समझ रहे हो मैं समझ क्या रहा हूँ, बोलने की कोशिश हाँ। कर रहा हूँ? क्योंकि ग्रीन पाउडर क्या करता है कि जितना वो खाएगा उतना पानी बन के वो पेशाब के थ्रू हाँ। वो निकल जाता है, लेकिन वो डाइजेशन सही रखने में इम्पोर्टेंट है, और मतलब ये वो चाहिए जो ही चाहिए। ग्रीन है वो वेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, होगा, मेजर मगर- रोल प्ले नहीं करेगा, हाँ, हाँ। ज्यादा नहीं करेगा, ज्यादा होगा। नहीं करेगा। लेकिन ड्राई पाउडर क्या होगा, डेफिनेटली आपको, जैसे मक्का हो गया या तुरबूसा हो गया, हरी पत्ती करके एक प्रोडक्ट राजस्थान से बहुत मेजर इस मार्केट में है, एक्सपेंसिव भी मिलता है लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो उस हिसाब से जो भी ड्राई किया, सोयाबीन की पत्ती हो गई, कड़वा कुट्टी हो गई, गवार का फली हो गया, तुर फली हो गया, जितने भी सारे ड्राई पाउडर में लाइक मिलेंगे आपको ना, वो उसको वेट गेन करने में या वेट फास्ट गेन करने में रोल प्ले उतना मदद हाँ, मिल सकेगी। और साथ में जो डाइट हम फॉलो कर रहे हैं, एक टाइम ग्रीन दे दो, एक टाइम ड्राई दे दो, और एक टाइम सप्लीमेंट दे दो, अगर आप कुर्बानी में काम कर रहे हो। कुर्बानी में काम कर रहे तो कुर्बानी में पैसा इस रूल में, हाँ। इस रूल को अपने फॉलो करना Yes. पड़ेगा, क्योंकि कुर्बानी में पैसा कब बनेगा, जब उसका वेट गेन होगा। वेट गेन होगा, जितना बड़ा बकरा उतना बड़ा पैसा, पैसा, बराबर ना? तो उस सही। हिसाब से अलग अलग सेगमेंट के लिए, जब अभी आते हैं फीमेल गोट्स पे, जब उनको क्रॉस करना है या उनको मेट करना है, या आफ्टर द प्रेगनेंसी उनको क्या क्या देना है, तो उस हिसाब से पर्टिकुलरली अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग फीड मैनेजमेंट होना इम्पोर्टेंट है। अगर ये सक्सेसफुली हम मैनेज कर पाएंगे, वन मोर एग्जाम्पल, लाइक हम खाएंगे एवरी मॉर्निंग, हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं ना, हाँ, सेम उनका भी होता है, बिकॉज ऑफ इट्स लाइक डस्ट, और वो जो लिंडी कहते हैं हम लोग, उसके ऊपर समझ जाता है उसका डाइजेशन का सिस्टम कैसे चल रहा है, क्योंकि वो बोना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर हम जैसे मेडिकल मैनेजमेंट में बात करेंगे, मैं पहले एडवांस बता रहा हूँ, एवरी 45 डेज और 60 डेज डिवॉर्मिंग, मतलब एक लिक्विड आता है, एवरी 45 डेज टू 60 डेज इन बिटवीन वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम खा रहे हैं उसके अंदर कीड़े बनते हैं, जंत बनते हैं, तो वो बाहर निकलना भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हम कितना भी खाना डालेंगे, कितना भी फीड डालेंगे, उसमें वो रिजल्ट नहीं देगा। जो वो खा रहे हैं उनका अगर पेट साफ नहीं हो पाएगा, यस, तो वो ज्यादा बीमार हो जाएगी, बीमार भी हो जाएंगे, डाइजेशन सिस्टम, इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कम होता जाएगा, और उसके बॉडी को खाना ही नहीं लगेगा। हमें तो लग रहा है, हाँ, हमें तो लग रहा है हम खाना सुबह शाम रोज 2 टाइम 3 टाइम दे रहे हैं, लेकिन मगर वो सही है गलत। हाँ, तो उसके लिए एवरी 45 डेज 60 डेज इन बिटवीन एक साइकिल आपको डिवॉर्मिंग का, हम इन डिटेल बात करेंगे जब मेडिकल मैनेजमेंट में हम बात करेंगे इसके ऊपर। सर मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो बिजनेस है रूरल एरिया में या मेट्रो सिटी में ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, मतलब कहाँ पे करना चाहिए, कौन सा एरिया सेलेक्ट करना चाहिए? अगर 2 एरिया मेरे पास है, मैं मेट्रो में करूँ या रूरल एरिया में करूँ? बोथ ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे बेनिफिट क्या है रूरल एरिया का, एक ही बेनिफिट है मेजर। देखो, भले हम रूरल एरिया में फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन सेलिंग के लिए हमें किधर जाना पड़ता है? मार्केट में ही जाना पड़ेगा, मेट्रो सिटीज में। और सेकंड पॉइंट ये है, अगर आप रूरल एरिया में इसको रन कर रहे हो तो आपके पास लैंड का मेजरली ऑप्शन अवेलेबल है, फीडिंग का भी है, फीडिंग का भी मतलब कर सकते हो आप आपके पास आसपास लैंड लेके वहाँ पे लगा सकते हो, और ये मेजर कॉस्ट है।
कॉस्ट बराबर। कटिंग वाला जो मेजर, क्योंकि अगर मैं पुणे मुंबई या जैसे हम्म। मेट्रो सिटीज में फार्म है, ऐसे नहीं है फार्म है, हम्म। लेकिन अकॉर्डिंग टू द उनका कॉस्टिंग उतना ही हाई होता है जो फीड दे रहे वो लोग। और ये बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीड अकॉर्डिंग टू द गोट वेट, हम लोग लेट्स एग्जांपल 50 किलो का गोट है, हाँ। तो उसके बॉडी के वेट का 5% मतलब 5 किलो फीड जाना 5 है। किलो। ये सारी डिटेल्स इस 5 किलो में डिवाइडेशन होना चाहिए, ड्राई पाउडर कितना, ग्रीन पाउडर कितना, सप्लीमेंट्री। तो उस हिसाब से उनका डाइट फॉलो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा, बोथ ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इजीली जो मेजरली रोल प्ले करता है गोट इंडस्ट्री में फीड का, फीड मैनेजमेंट का, तो अगर रूरल एरिया में हो तो उनका थोड़ा सा एक्सपेंसेस में कॉस्ट कटिंग हो सकता है। और इस पे फीडिंग मैनेजमेंट में सीजन वाइज भी फीडिंग हो सकता है या कि यस बस? यस यस डेफिनेटली, बहुत हाँ। अच्छा सवाल पूछा सर आपने। सीजन वाइज फीड चेंज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। इससे पहले हमने बात की कि वो गोट से वो एक जानवर है, वो बात नहीं करता, लेकिन अपने को उसको समझना ही समझना इम्पोर्टेंट आता है। समझ रहे। तो उस हिसाब से जैसे अभी लाइक समर है, अभी विंटर आएगा, बारिश आएगी, उसके बाद विंटर आएगा। तो समर में क्या होता है, ऑलरेडी गोट्स एक जो मेजरली गोट्स है वो बहुत हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये मेजरली राजस्थान से डिपेंड अपॉन द ब्रीड अगेन। हाँ, लेकिन टेम्परेचर तो वो सह पाते हैं बहुत ज़्यादा। और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसे कि समर सीजन में हमें भी बात करके या वो बाहर धूप में जाके ड्राई होता है, तो इसके लिए जब समर सीजन हो तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन पाउडर पे उसको कन्वर्ट करना चाहिए। क्यों? पानी जनरेट होगा तो ड्राइनेस नहीं आएगा, अगर पानी जनरेट होगा तो डाइजेशन सिस्टम सही होगा, अगर पानी जनरेट होगा तो उसको बाकी सारी बीमारियों से, बिकॉज ऑफ गोट मेजरली सबसे पहला बीमारी में आता है फीवर, उसके बाद सारे डिजीज चालू हो जाएंगे, चालू हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहला कंट्रोल अगर वो कर नहीं पाए ना सर हम लोग, तो वहां पे ही 90% अगर हम उसको वो डिसीज से बाहर नहीं निकाल पाए सही टाइम में, बस लॉस हो गया। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सीजन्स अलग अलग, जैसे जौ हो गया, फिर उसके बाद समर में भी हम लोग गुड़ का पानी पिलाते हैं, नमक का पानी पिलाते हैं, कभी कभी ग्लूकॉन डी डालते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो करनी आनी चाहिए और उसको मैनेज करना आना चाहिए। सर, हमने सुना है कि रेनी सीजन में प्रेगनेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसका भी ख्याल कैसे रख सकते हैं? यस ब्रीडिंग साइकिल में बहुत अच्छे सवाल, बहुत अच्छा स्टडी है आपके ऑडियंस का। बेसिकली क्या होता है ना कि ब्रीडिंग साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर ब्रीडिंग सेटअप है और वहाँ पे हम लोग ब्रीड कर रहे हैं, तो मेजरली हम हमारे गोट फार्म का बताते हैं यहाँ पे आपको कि अभी मई चल रहा है ना। हाँ, मई चल, नेक्स्ट मंथ जून रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, हम लोग रेनी सीजन में इसके लिए क्रॉस करते हैं या मेट करते हैं बकरे को। लेट्स कंसीडर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में क्या रहता है? विंटर रहता है। उस टाइम ना बारिश है ना टेम्परेचर चेंज है, और विंटर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बराबर। तो उस हिसाब से ये ब्रीडिंग साइकिल, और ब्रीडिंग साइकिल में भी होता है, अगर आपका ब्रीडिंग सेटअप है ना, वन टाइम सारे गोट्स मीट होना, वन टाइम सारे गोट्स हीट पे लाना, वन टाइम सारे गोट पे अच्छा ब्रीडर क्रॉस कराना, ये सारी बातें ब्रीडिंग साइकिल में या ब्रीडिंग सेटअप में बहुत अच्छे से फॉलो करनी पड़ती है, मायने रखनी पड़ती है। ये क्यों? अगर मान के चलो मेरे पास 50 फीमेल्स गोट का सेटअप है, ब्रीडिंग सेटअप है मेरे पास, तो अगर मैं आज ये बकरी को क्रॉस करूंगा, अगले महीने वो बकरी को क्रॉस करूंगा, तो मैं जो किड्स आएंगे ना, उनका मेडिकल मैनेजमेंट, उनका फीड मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। क्यों? एक बकरे को उठाना है, हाँ, दूध पिलाना है उसके माँ के पास लेके जाके, दूसरे बकरे को उठाना है। तो अगर मैं बैच में करूँ, एक बैच सिस्टम में इसको रन करूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी सारे किड्स रहेंगे, एक तो मोर्टेलिटी कम आएंगी, वैक्सीनेशन सबका टाइम पे होगा, डिवॉर्मिंग सबका टाइम पे होगा, सबको फीड एक टाइम पे जाएगा, और इनडायरेक्टली सबका ग्रोथ इवेंचुअली, मतलब आपका जो कहना कि मैं पहले ग्रुप डिसाइडेड करूंगा, मतलब 10 बकरी होगा, फिर उनको ही मैं ब्रीडिंग साइकिल करूंगा, हाँ, फिर उनका ही मैं आगे जाके मैनेजमेंट सही तरीके से कर पाऊंगा।
और बहुत अगर मैं सारे अगर 50 को मैं क्रॉस करता हूँ तो फिर मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा उनको संभालने में भी और उनका वैक्सीनेशन में भी। नहीं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। जो ब्रीडिंग साइकिल जो क्रॉस हाँ करना है, हाँ, मेट करना है, उनको मैनेज करने में मैनेज करने में, क्योंकि क्यों क्या क्या होगा, अभी आपके पास लाइक 50 बकरे 50 बकरे हैं और आपने एट ए टाइम 50 बकरे क्रॉस किए, क्या लगता है आपको पॉसिबल है? इसमें हर्बल्स मेडिसिन आते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट में हम ओके इसका ओके बात ओके। करेंगे। तो उस हिसाब से ये सारी चीजें एक्सेसिबल है, लेकिन वो सारी बकरियां टाइम टाइम हीट पे लाना, उतने ब्रीडर्स आपके पास होना, और लेट्स कंसिडर मैं 1 से 10 तारीख के बीच में, 1 से 15 तारीख के बीच में ओके मैं ओके ओके 50 बकरियां क्रॉस कर दिया। ओके। अंडरस्टूड? अभी आने वाले 6 मंथ में, अगर मैंने जून में किया है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 150-160 डेज का साइकिल होता है बराबर। प्रेगनेंसी का, इनका जो बच्चा बाहर आता है। तो जब नवंबर रहेगा ना, एक तो एनवायरमेंट महाराष्ट्र के हिसाब से एकदम सेट है, एकदम सेट फिट है, सेट और उसी हिसाब से जब भी आने वाले 10-15 दिन में आपके 50 बकरियों के बकरे। बच्चे होंगे। बराबर। सबसे पहले जो आपको फीडिंग करना है पहले 5-6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि वहाँ पे मोर्टेलिटी के चांसेस 97-98% होते हैं स्टार्टिंग के 1 वीक। 1 वीक। तो उस हिसाब से मैंने जितने भी किड्स आए, तो उसका मेरा जो उनको दूध पिलाने का साइकिल हो, फीडिंग का साइकिल हो, उनका वैक्सीनेशन का साइकिल हो, उनका मेडिकल मैनेजमेंट करना है, तो मैं एक पर्टिकुलरली एक फोकस वहाँ पे दे सकता हूँ कि मेरे पास 50 बच्चे हैं, मुझे 4 बजे 50 बच्चों को दूध पिलाना है, मुझे आने वाले 2 तारीख को सबको वैक्सीनेशन देना है, आने वाली 1 तारीख को मुझे सबका डिवॉर्मिंग करना है। तो ये जो मैनेजमेंट है ना, ये अच्छा रोल प्ले करता है। लेकिन यही चीज़ उल्टी हो गई ना, तो फिर 1 महीने में 4 बच्चे आएंगे, दूसरे 4 महीने, क्योंकि यहाँ पे जो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा ना सर, 50 बच्चों का एक साथ होगा ना। बारिश में क्या होता है, हाँ, बारिश आती है, किचकिच होती है, बहुत सारी बीमारी आदमियों की होती है, बकरियों की क्या बकरी बात को है, भी होती है। आदमियों का, हाँ, हम लोगों को ही होती है बहुत सारी बीमारी बारिश में। देखते हो आप, समर में इतना बीमार पड़ता है क्या कोई? नहीं, लेकिन बारिश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स या डिजीज मार्केट में, वायरल्स आते हैं, आते ही जाते रहना। सेम बकरियों को भी आते हैं। अगर बारिश में कोई बकरी प्रेग्नेंट हुई तो वहाँ पे बहुत मेजर चांसेस होते हैं मोर्टेलिटी के या बच्चा मरने के। ओके। तो उस हिसाब से आप जब भी मीटिंग करोगे, अकॉर्डिंग टू द अवर एक्सपीरियंस, जून में आप मीट करना, जितनी सारी बकरियां रहेगी, हाँ। बकरियां एक साथ हीट पे लाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बकरी हीट पे आएगी तभी क्रॉस होगी, बराबर। तभी आपका ब्रीडर काम करेगा, हाँ, तभी आपको उस टाइम प्रोडक्शन मिलेगा। तो इसके लिए आप प्लान करो, प्रॉपर प्लान करो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी चालू होती है, कितने डिपार्टमेंट लगते हैं? बहुत सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट लगते हैं। हाँ, लेट्स अभी हमने बात किया यहाँ पे फीड मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, अभी सेल्स पे आएंगे, और उसके बाद आएंगे हम लोग जो वो वैक्सीनेशन, पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें, ये डिपार्टमेंट है गुड फार्मिंग सिस्टम के। अगर अच्छे से पर्टिकुलरली हम एक एक सेगमेंट को अच्छे से नैरो माइंडेड फोकस करें, तो अपना फार्म हमेशा सक्सेसफुल हो सकता है। सही सर, आपने जो नॉलेज दिया हमें इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, गोट फार्मिंग तो स्टार्ट हो जाता है मगर उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता है, और नॉलेज होने के ना कारण लॉसेस बढ़ते जाते हैं। सर, मैं नेक्स्ट सवाल आपको पूछना चाहूँगा कि इसमें जो रूरल एरिया में गोट फार्मिंग स्टार्ट करते हैं उनको वैक्सीनेशन का नॉलेज नहीं होता है। मतलब गोट फार्मिंग तो स्टार्ट कर दे मगर वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, वैक्सीनेशन का नॉलेज नहीं है, तो वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट काम करता है इस गोट फार्मिंग में? कुछ वैक्सीन से बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, जैसे कि पीपीआर हो गया। सारे मतलब जो भी गांव के लोग स्टार्ट करते हैं उनका कहना कि नहीं चारा वगैरह, मतलब जो खान पीन है उनका रूटीन सही है तो उनको कोई जरूरत नहीं होती है। बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन या इस लस का इम्पोर्टेंस है गोट फार्मिंग में। 3 से 4 वैक्सीन है मेजरली, साल में 3 महीने में, 2.5 महीने में, 60 डेज में देना होता है। एक ईटीसी हो गया, पीपीआर हो गया, ऐसे बहुत सारे वैक्सीन है कि आपको वो फॉलो करने। उसके बाद गोट्स मिलती है फीवर में या टेम्परेचर में, तो वो रियल टाइम आपको समझ में आता है, थर्मामीटर चेक करेंगे और ये सारी चीज़ चेक करेंगे। और ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स नहीं होते रूरल एरिया में, रूरल एरिया में ज़्यादा डॉक्टर्स होते हैं। कहाँ क्यों? बकरे के साथ वहाँ पे भैंस दूध का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो जिस
दूध का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर अवेलेबल होता है। बराबर। और अकॉर्डिंग टू रूरल एरिया में अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी फार्मर है वो ऑलरेडी नोन है इन सारी चीज़ों से। अगर हम मेट्रो सिटी के लोगों को बोलो रूरल में जाओ सेटल हो जाओ फिर ये business- नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी फार्मर है वो उसको एनिमल्स के साथ, जानवर के साथ वो बचपन से रहा है सर, बराबर। और उसके लिए उसको सब पता चलता है, या इनडायरेक्टली वो ऑब्जर्व कर सकता है, उसका एनालिसिस परफेक्ट हो सकता है। तो उस हिसाब से वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको फॉलो करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सर अभी आपने तो बताया कि वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर उसके हर सीजन में अलग अलग वैक्सीनेशन होते हैं, जैसे आपने रेनी सीजन है, विंटर है, नहीं, बेसिकली क्या होता है ना, डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड। नहीं, टेम्परेचर उनके- तो हमेशा आएगा गोट्स हाँ। का, वो है, लेकिन दूसरे 3 से 4 वैक्सीनेशन मेजरली 2, एक पीपीआर और दूसरा ईटीसी, हाँ, ये मेजरली प्ले करना ही होता है, देना ही होता है, ये कंपलसरी है कोई भी गोट्स को ये करना, हाँ। और ये साल में एक बार, 3 महीने में एक बार ये देना है। फिर बाकी वापस जो टेम्परेचर में आएंगे, बीमारी होगी, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली वेटरनरी डॉक्टर या आप भी धीरे धीरे जब इन्वॉल्व हो हाँ। जाएंगे, समझ लोगे, तो फिर एक रूटीन सेट हो हाँ। जाएगा। सर अभी सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन है कि फार्मिंग तो स्टार्ट कर रहे हैं, मगर एक कंफ्यूजन है सर कि स्मार्ट फार्मिंग में अभी हम सुन रहे, कब से सुन रहे हैं कि आपके टीम की तरफ से भी रील्स आ रहे, वीडियोस आ रहे, पोस्टर्स आ रहे, तो गोट फार्मिंग एक स्मार्ट फार्मिंग हो सकता है? ऐसे सवाल सबके मन में, मेरे व्यूवर्स के मन में भी है, तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि सर कि गोट फार्मिंग स्मार्ट फार्मिंग कैसे हो सकता है? डेफिनेटली आकाश जी, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्द रिवील करेंगे, और ये हो सकता है। देखो, आज हम लोग बैठे हैं, एआई का ज़माना है, बराबर सर। सारी चीज़ें एआई लेके आ रहा है। यस। क्यों नहीं फार्मर को एक अच्छे लेवल पे हम लोग अपग्रेड करें, क्यों नहीं फार्मर को इस इंडस्ट्री को एक अच्छे लेवल पे ले जाने की कोशिश करें, और उस हिसाब से अगर इस इंडस्ट्री में कुछ एआई अपना हेल्प कर सकता है। देखो, एक एग्जांपल दूंगा, कुछ टाइम पहले नोकिया बहुत बड़ा ब्रांड था, बराबर। अपडेट नहीं हुआ, अपग्रेड नहीं हुआ, अपग्रेड नहीं हुआ तो आउट डाउन पे चला आउट हो गया मार्केट से, पूरा मार्केट से। अभी नहीं देख रहा है कोई। नहीं। तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना आना चाहिए, टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए। जब हम टेक्नोलॉजी को समझेंगे, डेफिनेटली हम हमारी सोच को एक नेक्स्ट लेवल पे विदाउट एनी मिस्टेक ले जा सकते हैं। तो अभी जो भी गुड फार्मिंग है या अपने नॉर्मल फार्मर है, उनको आप कहना चाहोगे कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना पड़ेगा? बट ऑब्वियस जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो। यस, क्योंकि ये स्पीड आज की डेट का देख रहे हो, दूध का भाव देख रहे हो, सब्जी का भाव देख रहे हो, बाकी सारी चीज़ों का भाव देख रहे हो, मटन का भाव देख रहे हो, बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाएंगे। अगर हमारा इनकम सोर्स उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली हम लोग भी आउटडेटेड हो जाएंगे। तो आपको कितना सही लगता है कि स्मार्ट फार्मिंग हो सकता है? 100%? 100% सर, डेफिनेटली। लेकिन स्मार्ट फार्मिंग करने के भी लिए थोड़ा सा नॉलेज प्रायर होना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी समझना ज़रूरी है, और हर कोई समझ जाता है, यूज तो हो जाता है, वो समझ जाता है। क्योंकि वो क्या करेगा, हम लोग डेफिनेटली इसको नेक्स्ट वीडियो में रिवील करेंगे। तो सर बताने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, मगर उनके बातों से मुझे चल रहा है कि इनकी जो स्मार्ट फार्मिंग के बारे में, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के बारे में इनका काम चल रहा है, और जल्दी से जल्दी हम उस स्मार्ट फार्मिंग के बारे में एक एपिसोड लाएंगे, उसमें से डिस्कशन करेंगे कि जो हम फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ से लेके स्मार्ट फार्मिंग तक कैसे पहुँचेंगे। ओवरऑल मैनेजमेंट के बारे में आप क्या कहोगे? देखो, ओवरऑल मैनेजमेंट अगर इस बिजनेस को सक्सेसफुल करना है तो मैं आपको 1 लाइन एक आंसर देता हूँ। जितने भी सारे व्यूअर्स हैं, अगर इस चीज़ को जो हम लोगों ने लॉस करके एक्सपीरियंस लिया है, अगर इसको फॉलो करोगे, आज की डेट में बहुत अच्छा सक्सेसफुल गोट फार्म आप सब लोग जान रहे हो उस हिसाब से। तो अगर गोट फार्मिंग स्टार्ट करना है, सजेशन नंबर 1, आप बड़े क्वांटिटी में कभी मत स्टार्ट करना। छोटे से स्टार्ट करोगे तो आप यस, लाइक 5 ml 10 ml 5 गोट्स 10 गोट्स। उसके बाद 5 गोट्स 10 गोट भी लोगे तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एज सच इतना इन्वेस्टमेंट मत करो। थर्ड वन, उनका मेडिकल प्लस फीड मैनेजमेंट अच्छे से समझ लो, प्रैक्टिकल करेंगे। कहानियाँ बहुत सारी होती है सर, प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करोगे तब तक समझोगे नहीं। हाँ, तब तक समझोगे नहीं। और जैसे ही आप इसको स्टार्ट करोगे तो मैं ये कहूँगा, फर्स्ट हर किसी को सर बड़े पैसे कमाने, हाँ।
हर किसी के सपने ज़्यादा पैसे कमाओ, फास्ट पैसे कमाओ, बड़ा मनी कमाओ, और उस हिसाब से मैं मेरा करियर या मेरा फाइनेंशियल मैं स्ट्रांग बन जाऊँ। स्टेबल हो जाऊं। यहाँ पे तो कोई लॉस करने नहीं आता ना सर, है ना? जो भी आ रहे हो पैसे कमाने के लिए आ रहे उस हैं, हिसाब स्टेबल से होने के लिए आ रहे हैं। उस हिसाब से आप नॉलेज लो, उस नॉलेज को छोटे स्केल पे एग्जीक्यूट करो, ये सारी चीज़ें सीखो, और उसके बाद इनडायरेक्टली आपको कोई 10 वीडियो देखने नहीं पड़ेंगे। आप डिसीजन मेकर हो जाओगे, उस टाइम अपने आप डिसीजन लोगे, और उस हिसाब से अगर छोटे स्केल पे स्टार्ट करोगे तो आपका मॉनिटर और ऑब्जर्व सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा। 100 बकरियों में एक बकरी बीमार है, किस तरह से फाइंड करेंगे? मुझे कुछ ऑलरेडी पता नहीं, उसमें मैंने 100 बकरियां लाया और 1 2 4 5 बकरियां बीमार पड़ी है, लेकिन मैं 5 में तुरंत ढूंढ सकता हूँ सर। तो उस हिसाब से Practical knowledge। आपके जो भी सारे व्यूअर्स है, जो भी सारे ऑडियंस है, मैं एक ही कहूँगा, डेफिनेटली इस बिजनेस में प्रॉफिट है, लेकिन सिस्टमेटिक वे से गए, सिस्टमेटिक तरीके से किया, अच्छे से मैनेजमेंट किया, तो आप इस इंडस्ट्री से अच्छा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर आपको इस बिजनेस के बारे में नॉलेज चाहिए, जो भी मेरे व्यूवर्स है सर, जो आसपास है, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो हमने सुना कि आपकी जो प्रशिक्षण है, Yes, तो अगर हमारे व्यूवर्स को चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो वो कहाँ पे आ सकते हैं? दो चीज़ें है यहाँ पे। अगेन एक जो सेकंड पॉडकास्ट आएगा उसमें सारी चीज़ें रिवील करेंगे, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, हाँ, सेशन से कुछ रिकॉर्डेड किए हुए, और सेकंड जो हम अपना एक्चुअल फार्म है, इट्स लाइक सातारा डिस्ट्रिक्ट में पलटन से ऑलमोस्ट 5 to 6 किलोमीटर के अराउंड फार्म है अपना। वहाँ पे हम लोग ट्वाइस इन अ मंथ, इसको महीने में 2 बार हम लोग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने का मकसद ये है, हम लोग हमारा एक्सपीरियंस लास्ट 7 to 8 ईयर्स का लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। प्लस हमारे साथ कुछ फाउंडेशंस है, गवर्नमेंट के ग्रांट से सर्टिफाइड बाय ISO, ये सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। वो सर्टिफिकेट आपको यूटिलाइज हो सकता है फंडिंग के लिए, बैंक की तरफ से सब्सिडी लेने के लिए, लोन या सब्सिडी लेने के लिए। थर्ड वन, यहाँ पे आपको रियल टाइम गाइडेंस, देखो मैं ये एग्जांपल इसके लिए दे रहा हूँ, हम लोग ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं सर। हाँ, जाते हैं ना? जाते हैं। ड्राइविंग स्कूल वाला कभी आपने को एक्सीडेंट करना सिखाया? नहीं। वो क्या सिखाता है? सही ड्राइव करना। आज की डेट में रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं ना सर? हो रहे हैं, कम ज्यादा। उसने तो आपको स्किल दिया था गाड़ी चलाने का। हाँ, सेम इसी तरह मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ इस गोट फार्मिंग में। आप एक टाइम नहीं, लाइफ टाइम के लिए आप हमारे कम्युनिटी में ऐड होगे। अबाउट दिस इंडस्ट्री जो भी सारी चीजें आपको समझनी है, सीखनी है, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा, ताकि आपकी गाड़ी बाद में ठुके ना। एक बार सीख के एक दिन में 8 साल का कहानी, 8 साल का एक्सपीरियंस इस 2 घंटे की वीडियो में नॉट पॉसिबल है। लेकिन आपको एक डिसीजन लेने में, डायरेक्शन लेने में डेफिनेटली ये वीडियो काम करेगा, ये थॉट्स काम करेंगे। और जो भी कोई साहिब गोट फार्म में ट्रेनिंग के लिए आएगा, वो लाइफ टाइम साहिब गोट फार्म का एज ए फैमिली मेंबर, एज ए कम्युनिटी होल्डर लाइफ टाइम सपोर्ट करेंगे। उनसे पैसा लेना, उनसे ये कोर्स बेचना, एजुकेशन बेचना, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो, इधर आने की क्यों जरूरत है? जितने भी सारे हमारे कम्युनिटी में एसोसिएट्स है, मेंबर्स है, उनको देखो, एक बात है यहाँ पे, वन टाइम आके उनको सिखाना और लाइफ टाइम उनके साथ रहना बहुत बड़ी बात है। रियल टाइम उनको गाइडेंस मिलेगा, रियल टाइम उनको सपोर्ट मिलेगा, और जितना लॉन्ग रन, जब तक वो सक्सेस नहीं होते तब तक आप सपोर्ट करोगे? डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे सर। और एज ऑफ नाउ बहुत सारे अलग जगह फार्म खुल भी रहे हैं, जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है। अलग अलग जगह महाराष्ट्र में, ये अपना सांगली हो गया, उसके बाद ये चौफुला हो गया, 7-8 जगह ऑलरेडी लोगों ने स्टार्ट किया है। तो उस हिसाब से वो लोगों का भी फीडबैक हम लोग आने वाले टाइम में शेयर करेंगे, ताकि इन लोगों को पता चले कि गोट फार्म इज सच में प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जहाँ से हम सच में पैसा कमा सकते हैं। सर, मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी सब युवा पीढ़ी का जमाना है, और इस गोट फार्मिंग में अगर युवा पीढ़ी एंटर करती है तो आप उनको क्या सजेशन दोगे? डेफिनेटली युवा पीढ़ी में बुड्ढा लग रहा हूँ आपको? नहीं, आप तो बुड्ढे। तो उस हिसाब से मैं आपको बताना, एजुकेटेड जो लोग इसमें आना चाहते हैं। देखो सर, सपने, अगेन मैं कह रहा हूँ, एंटरप्रेनर हर कोई है, बचपन से पैदा होके वो एंटरप्रेनर होता है, और उसको एंटरप्रेनर बनने का
इच्छा होता है या उसकी वो ड्रीम होता है। ड्रीम होता है। तो उस हिसाब से ये मैं जैसे कहा कि चाय की टपरी खोलने के लिए 1 लाख लगेंगे सर, 20,000 में ये धंधा स्टार्ट हो रहा है। बराबर। 10-20 हज़ार में धंधा स्टार्ट हो रहा है ये। लेकिन पहले जो ट्रेंड था ना लोगों का, यार ये गोट फार्मिंग वाला है, ये बकरे वाला है, अभी ये मार्केट से हट गया है सब। क्योंकि इस बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोजर बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। ये कोई भी धंधा बीट नहीं कर सकता इस धंधे को, अगर इसने इस धंधे की बारीकियां पहचानी तो। मैक्रो प्रॉब्लम सॉल्व Yes. करते करते अगर Yes. आप डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो ब्रीडिंग साइकिल और बाकी सारी चीजें हाँ. बहुत फास्ट है। मतलब प्रेगनेंसी वाला भी टाइम हाँ. बहुत कम है और मोर्टेलिटी का टाइम साइकिल तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। चलता ही रहेगा। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, और उस हिसाब से अगर इसको सिस्टमेटिक वे में अपना बिजनेस संभाल के, अपना जॉब संभाल के, ऑर्गेनाइज वे में अगर फार्मिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस बिजनेस में सक्सेस ही सक्सेस है। तो उस हिसाब से मैं जितने भी सारे मेरे एज के हाँ. यूथ एंटरप्रेनर, जितने भी सारे लोग एजुकेटेड जो भी लोग हैं पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक्सपोजर है इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को, और आने वाले टाइम में मिस हो जाएगा। मतलब ये अगर उस टाइम करता तो मैं अच्छा होता, अभी बहुत आगे आ गया। तो डेफिनेटली मैं सबको कहना चाहूँगा, विथ नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और जो समझा है वो छोटे स्केल में इम्प्लीमेंट कीजिए। प्रॉफिट ही प्रॉफिट। बड़ा स्केल तो इनडायरेक्टली आप समझोगे तो खुद करोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर नॉलेज आ गया तो। यस। तो दोस्तों देखा कि आप अगर गोट फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपके वेज क्लियर होना चाहिए, आपको ब्रीडिंग सिलेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, आपको वैक्सीनेशन का नॉलेज होना चाहिए। मल्टीपल अगर आप सोर्सेज से आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो उसका प्रॉपर गाइड, नॉलेज, स्टडी होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए। हमारे व्यूवर्स को इतना नॉलेज मिल चुका है अभी कि मैं खुद, अभी आपका पॉडकास्ट शुरू है और मैं खुद सोच रहा था मैं क्यों ना स्टार्ट करूँ इसको। तो यही मेरे माइंड में चल रहा था। अगर आपको गोट फार्म स्टार्ट करना है, आपको उसका नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तो हर महीने में 2 बार सर का एक वर्कशॉप होता है और साहिब गोट फार्म में। तो आपको अगर वो वर्कशॉप अटेंड करना है तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर देने वाले हैं, तो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके सर से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए। थैंक यू सर।